नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हम जो हरियाणा के प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश की क्लास चल रही है, उसके बाद हरियाणा जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार-बार आने की संभावना है, हर एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं वो क्वेश्चन। और आज हम कर रहे हैं जीएस की क्लास, फोर्थ क्लास अपनी हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बार नियुक्ति पूछी जाती है। आज हम 3-4 नियुक्ति साथ-साथ में सभी को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग होता है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइनेंस कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। जो अपना फाइनेंस कमीशन होता है ना, आर्टिकल पूछता है एग्जामिनर। क्या पूछता है? आर्टिकल पूछता है। इसके लिए आर्टिकल है 280। एक चीज को याद करना, आर्टिकल है 280 फाइनेंस कमीशन। नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है जी राष्ट्रपति। क्या करता है? राष्ट्रपति। जितनी भी संवैधानिक निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, देखो दो वर्ड होते हैं अपने पास यहाँ पे। एक तो होता है संवैधानिक निकाय, एक होता है असंवैधानिक निकाय। एक को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक को बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है, संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसके बारे में संविधान के अंदर कुछ लिखा जाता है। जैसे आर्टिकल 200, क्या बोला मैंने, अनुच्छेद या आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में या फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा है, तो इसका मतलब बन गया ये अपनी कौन सी है? संवैधानिक। क्या बोला मैंने? संवैधानिक निकाय है। समझ में आ गया ना? दूसरी चीज, जो आपकी क्या बोलती है? असंवैधानिक। असंवैधानिक का मतलब होता है जिसमें संविधान के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता, उसको बोलते हैं संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय। तो इसका जो सही आंसर क्या था? राष्ट्रपति था। उसके बाद जो नियुक्ति कौन करता है वित्त आयोग की? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद जो अपना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, क्या बोला मैंने? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल क्या? जो सुप्रीम कोर्ट है और जितने भी अपने हाई कोर्ट्स हैं। क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कितना बना है? आर्टिकल बना है 124। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। और आर्टिकल 214, क्या बोला मैंने? आर्टिकल 214 किसके लिए? हाई कोर्ट से। क्यों बताया चीज मैंने? इसलिए बताया क्योंकि ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, संवैधानिक निकाय हैं, इसलिए मैंने चीज बताई है। और एक और होती है, ये काम करते हैं किसका? न्याय देने का काम करते हैं। कौन? हमारे कोर्ट्स। उसके बाद ये किससे संबंधित कार्य को देखती है? फाइनेंस से संबंधित। कौन सा? मतलब वित्त आयोग। एक अपने तीसरी होती है यूपीएससी। क्या बोलते हैं? यूपीएससी। ये क्या करती है? जितने भी हमारे अखिल भारतीय जितनी भी सेवाएं हैं ना, जितनी भी सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस यही करती है। क्या करती है? जो उनका एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, वो काम यही करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या बोला मैंने? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। ये किसी इसका जो आर्टिकल है ना, क्या बोला मैंने? इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 314। क्या बोलेंगे? इसमें सॉरी 313, 14 नहीं, 312, 312 आर्टिकल के तहत आती है अपने पास। कौन? यूपीएससी। ये तो ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम कंडक्ट कराना काम करती है। ये फाइनेंस से संबंधित काम करती है, देखती है। और जो अपना कोर्ट्स बसते हैं अपने, ये हमारे किससे संबंधित है? जो न्याय प्रक्रिया है ना, न्याय प्रक्रिया की तरफ कौन ध्यान देता है? हमारा न्याय प्रक्रिया काम है अपना कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर बी एस सिंह, या फिर प्रोफेसर एस शर्मा, या उपयुक्त में से कोई। जो इसका सही आंसर है ना, डॉक्टर एम एस स्वामी। क्या बोलेंगे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इसका सही आंसर है। अब एक क्वेश्चन और बनता अपने पास, जो हरित क्रांति, क्या बोला मैंने? जो हरित क्रांति है ना, ये कब आई थी इंडिया के अंदर? ये आई थी 1966 टू 67 के अंदर। क्या बोलेंगे? 1966 टू 67 के अंदर। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है? सी स्वामीनाथन। क्या बोलेंगे? सी, सॉरी सी नहीं, एक चीज होती है, सी सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम और स्वामीनाथन दोनों एक साथ मिलकर लेके आए थे। जो स्वामीनाथन थे ना, एक बार क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन थे? ये वनस्पति विज्ञानी थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे।
अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर विश्व की बात करें ना, क्या बोलेंगे, अगर विश्व की बात करते हैं तो हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन, क्या बोलेंगे, नॉर्मन, नॉर्मन बोरलॉग, बोर नॉर्मन जो बोरलॉग है ना, उसको माना जाता है किसका, जो अपने, ये तो इंडिया के अंदर है, ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग था। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो हरित क्रांति मानी जाती है 1966 टू 68 के अंदर मानी जाती है हरित क्रांति। ये जो हरित क्रांति थी ना, ये किस फसल को लेके, ये सघन कृषि के लिए थी, सघन कृषि के लिए थी। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। ये जो अपना जो एक चीज और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नॉर्मन बोरलॉग था ना, ये मैक्सिको का था, किसका था ये, मैक्सिको का था ये सारी की सारी चीजें याद कर लेना, हो सकता है एग्जाम के अंदर ये कहा वनस्पति कौन था ये, उसके बाद किसके साथ मिलकर लेके आया था, कौन सी कृषि से संबंधित है, ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो कौन लेके आया था, वो कहां का रहना होता है। उम्मीद करता हूं सारी की सारी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, 1827, 1853, 1837, 1819, 1903, जो चली थी ना, देखो इसका सही आंसर क्या है, इसका है सही आंसर बी, 1853 में। ये कहां से कहां तक चली थी, ये चली थी मुंबई से थाने, क्या बोलेंगे, मुंबई से थाने चली थी, थाने चली थी। कितनी किलोमीटर चली थी, ये चली थी 34 किलोमीटर, क्या बोलेंगे, ये कितनी किलोमीटर चली थी, ये चली थी आपकी 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से थाने। एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब ये यानी इसको किस रेलगाड़ी का, भारत में रेलगाड़ी जनक किसे कहा जाता है, जो रेलगाड़ी आई थी ना, ये किसके टाइम पे आई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आई थी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जो क्या लेके आया था, हड़प की नीति भी यही लेके आया था, हड़प की नीति, हड़प की नीति भी यही लेके आया था। कई बार क्वेश्चन आता है ये, क्या देखा हमने, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, 1853 में, कहां से बम्बई से थाने, क्या बोलेंगे, बम्बई से थाने चली थी, और उसके बाद कितनी चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। उसके बाद किसको माना जाता है इसका जनक, लॉर्ड डलहौजी। इसका जो कार्यकाल था ना, ये 1856 तक था, 1856 तक था इसका, ये शायद 1848-56 था इसका। नेक्स्ट देखिए, चर्बी लगे कारतूस, क्या बोलेंगे, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था, नाना साहेब था, बहादुर शाह जफर था, सॉरी बहादुर शाह था, मंगल पांडे था, कोई नहीं था। जो इसका सही आंसर एक बार बताओ आप। अब देखो इसका सही आंसर क्या था, इसका मंगल पांडे था, चर्बी वाली कारतूस। मतलब क्या था, जब 1857 की बात चल रही थी ना, क्या बोलेंगे, 1857 की बात चल रही थी, 1857 के अंदर एक क्रांति हुई थी, जिसको 1857 क्रांति के नाम जाना जाता है। इसके कारण तो काफी रहे 1857 क्रांति के, लेकिन इसका जो तात्कालिक कारण था ना, क्या बोलेंगे, तात्कालिक कारण था, जो अंग्रेजों ने ना किसकी चर्बी, एक तो गाय की चर्बी, गाय की, और दूसरी सुअर की चर्बी, सुअर की चर्बी लगे कारतूस यूज किए। इन्हें क्यों माना गया, क्योंकि गाय तो हमारे हिंदुओं की क्या थी, गाय तो हमारे जो हिंदू इसको पवित्र मानते थे, एज इट इज, जैसे क्या मानते थे, मुसलमानों का जो पवित्र था वो सुअर था। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो अंग्रेज थे, उन्होंने सीधे हमारी जो इंडियंस की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, क्या बोलेंगे, हमारी जो भावनाएं थी ना, उन पे उन पे क्या किया इन्होंने, राहत को चाहत पहुंचाया, इन पे सीधा सीधा क्या किया, सीधा अटैक कर दिया हमारे धार्मिक धार्मिक चीजों के ऊपर, जैसे हमारी गाय थी इसके ऊपर, और अपना जो मुसलमानों के लिए सुअर था, इस पे उन्होंने अटैक कर दिया। तो पहला इंसान कौन था, जो पहला सिपाही कौन था, वो था अपना मंगल पांडे। कौन सी रेजिमेंट का था, ये 34वीं रेजिमेंट का था, क्या बोलेंगे, 34वीं रेजिमेंट का था ये, रेजिमेंट का सिपाही था। और जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, क्या बोल सकते हैं इसको, बंगाल, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का था ये, इन्फेंट्री।
कौन से का था? 34वीं रेजिमेंट, यानी जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। और सही आंसर क्या रहेगा इसका? मंगल पांडे। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो तीन चीजें अच्छे अच्छे बताएंगे आपको। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम, क्या बुध मंगल है, बुध शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी बुध है, या फिर बुध प्लूटो है? इसका सही आंसर क्या है? देखो, अगर इसका सही आंसर की बात करें, बुध प्लूटो शुक्र है। क्या बोलेंगे? बुध और शुक्र। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। जो अपना यहाँ पे सन है ना, क्या बोलेंगे? जो सन है, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इससे। कैसे क्वेश्चन पूछता है? यानी एग्जामिनर कहता है जो सूर्य के बढ़ती हुई दूरी के अनुसार लिखो। क्या बोलेंगे? बढ़ते हुए सूर्य की दूरी के अनुसार लिखो। तो बड़े ध्यान सुनना, पहला ग्रह कौन सा है? बुध। फिर कौन सा है? शुक्र। फिर कौन सा है? बुध शुक्र पृथ्वी। फिर कौन सा है? मंगल। समझ में आ गया ना? चार ग्रह, इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है, बाह्य ग्रह। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। नेपच्यून दिख रहा है ना? नेपच्यून, ठीक है ना? इनको कौन से ग्रह बोलते हैं? इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। और इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह। अगर हमारा जो क्वेश्चन आए ना अपने पास, पृथ्वी के और सूर्य के बढ़ते हुए क्रम में, अगर क्रम की बात करें ना, तो क्रम के अनुसार ऐसे लिखने हमारे को सभी के सभी ग्रह। बहुत बार पेपर के अंदर आता है ये। बुध के बाद कौन सा ग्रह है? तीसरा नंबर पे आता है। देखो, एक बार एक क्वेश्चन आया था, पृथ्वी के ठीक बाद से पांचवा ग्रह पूछा गया था। क्या बोलेंगे? पृथ्वी के बाद से पांचवा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के बाद में एक दो तीन चार पांच, पांचवा ग्रह पूछा गया था। तीसरा ग्रह पूछा जाए, दूसरा ग्रह पूछा, बता दोगे? उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। दूसरी चीज और देखो, अपने पास सिर्फ दो ही ऐसे ग्रह हैं। क्या बोलेंगे? सिर्फ अपने पास दो ही ऐसे ग्रह हैं। कौन से वो? बुध और शुक्र, जिसके उपग्रह नहीं है। क्या बोलेंगे? उपग्रह नहीं है। जैसे अपनी बात करते हैं ना, पृथ्वी का सिर्फ एक ग्रह है। कौन सा? सॉरी, पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है, जो क्या बोलते हैं? चंद्रमा। क्या बोलते हैं? चंद्रमा। अब ऐसे भी कहा जा सकता है, सिर्फ अपने पास दो ही ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिसके अपने खुद के चंद्रमा नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। उसके बाद इसके और देख लेते हैं, दो ही ग्रह आते हैं मंगल के, फोबोस फोबोस और डिबोस। डिबोस दो प्राकृतिक क्या हैं? उपग्रह हैं। अगर ग्रह की बात करते हैं, देखो ग्रह की बात करते हैं तो ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह क्या करते हैं? ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं होता। क्या बोलेंगे? ग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ तारे के प्रकाश से चमकते हैं। क्या बोलेंगे? तारे के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे सभी की चमक किसके कारण है? अपने सन के कारण है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दो ग्रह पढ़ रहे हमने, कौन से? बुध और शुक्र, जिनके क्या है? कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्या बोलेंगे? इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का अपने पास चंद्रमा है। अगर हम बात करते हैं मंगल के, फोबोस और डिबोस, दो प्राकृतिक उपग्रह हैं। उम्मीद करता हूं आपके। और सबसे ज्यादा बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा बात करें किसके हैं? बृहस्पति के हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब है कि देखो, अगर ट्रिब्यूनल की बात करेंगे ना हम, क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, ट्रिब्यूनल एक कोर्ट की तरह काम करता है। क्या बोलेंगे? कोर्ट की तरह काम करता है अपने पास। कौन? ट्रिब्यूनल। बट काम क्या होता है? जितने भी, जैसे देखो, अगर कोई मुद्दा हो जाता है, कोई मान लेते हैं दो स्टेट के बीच में झगड़ा हो जाता है, स्टेट या सेंटर के बीच में किसी लेजिस्लेशन को लेकर, किसी कानून को लेकर क्या होगा? झगड़ा होगा, विवाद हो गया। तो क्या करता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है। क्या बोलेंगे? सीधा का सीधा जो विवाद है ना, वो कहां पे जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन ऐसे तो है नहीं, अब हर बात को लेके सुप्रीम कोर्ट जाओ, हर बात को लेके हाई कोर्ट जाओ। पहले से ही हमारे पास इतने जो मुकदमे हैं वो पहले से ही दायर है कोर्ट्स के अंदर, इतना टाइम नहीं है। तो इनके लिए
किस चीज के लिए स्पेसिफाई क्या कर दिए, एक कोर्ट की तरह क्या बना दिए, ट्रिब्यूनल बना दिया। क्या बना दिया, कोर्ट की तरह ही ट्रिब्यूनल बना दिया। जितने भी पर्यावरण मुद्दे होंगे ना, क्या बोलेंगे, जितने भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होंगे सारे के सारे वो कहां पे जाएंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर जाएंगे। यही उन सभी मुद्दों का करेगा, सोल्व करेगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई। लेकिन क्या पूछा गया, इसकी स्थापना पूछी गई कब हुई, 2009 के अंदर, 2010 के अंदर, 2012 के अंदर, 2013 के अंदर। इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 2010 के अंदर, 18 अक्टूबर। क्या बोल सकते हैं, 18 अक्टूबर को बोल सकते हैं, 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना इसलिए की गई थी, जितने भी पर्यावरण संबंधित मुद्दे हैं वो सारे के सारे कौन कर सके, सोल्व कर सके। वो कौन करता, अपना एनजीटी करता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करता है। उम्मीद करता हूं समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास हास्य गैस नाम दिया गया, किसको दिया गया है, नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को, या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को, या कार्बन डाइऑक्साइड को। बड़े ध्यान सुनना, जो अपना जो हास्य गैस नाम दिया गया, हास्य गैस, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी के नाम से जाना जाता है। ये अपना है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, N2 होता है। क्या होता है इसका, N2O होता है। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, प्राकृतिक गैस इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। ये हमारा जो सही आंसर क्या रहेगा इसका बताओ आप एक बार। नेक्स्ट देखो, सही आंसर क्या है इसका, इसका सही आंसर है मिथेन। इसका क्या फॉर्मूला होता है, CH4 होता है। एक बड़ी खास बात है, जो मिथेन है ना, ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। एक और चीज देखो, प्राकृतिक रूप से ये हमारी क्या है, इसको हम बोल सकते हैं, जो मिथेन गैस है ना अपनी, इसको हम, जो अपनी गैस नहीं होती हैं पर्यावरण के अंदर, जो हमारी गैसें होती है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मिथेन हो गई, ये ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर भी आती है। क्या बोलेंगे, इसको हम ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैस भी है ये। एक तो अपने पास ये हो गई, मिथेन हो गई, एक हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और एक अपने पास होते हैं वाटर, यानी वाटर वेपर। ये क्या होते हैं अपने पास, ग्रीन हाउस गैसेज होती है। सही आंसर क्या है इसका, मिथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखो साइंस का क्वेश्चन है ये भी, कौन से पादप से हम कुनेन प्राप्त करते हैं, यूकेलिप्टिस, अखरोट, सिनकोना। है तो कुनेन तो इससे तो होगी ही नहीं, नहीं तो इससे होगी। तो अपने पास बचे दो ऑप्शन, तो सही ऑप्शन क्या अपने पास, अगर किसी को पता है तो सिनकोना। सिनकोना से क्या करते हैं, कुनेन, जिससे हमारी दवाई बनती है। क्या बनती है, कुनेन से हम क्या करते हैं, जिससे हम दवाई बनाते हैं। काफी कड़वी होती है, टेस्ट में कैसी होती है, कड़वा होता है काफी, बिटर। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, अस्थि, बोन को बोलते हैं, नेल, नाखून, डेंटेन, या फिर इनामल। जो सबसे कठोर भाग होता है ना हमारे शरीर का, वो होता है जो इनामल। ये दांत का होता है, किसका होता है, दांत का इनामल होता है सबसे कठोर भाग। एक चीज और देखो, जब हमारा इनामल ये घिस जाता है ना, अगर हम बात देखो, डॉक्टर कई बार सलाह देते हैं, जब हम ब्रश करते हैं ना सुबह, किसी टाइम जब हम ब्रश करते हैं, तो ब्रश करते समय बच्चे क्या करते, बोझा तेज से ब्रश करते थे। हम हर रोज रेगुलर ब्रश नहीं करनी चाहिए हमारे को। क्या बोले, रेगुलर ब्रश नहीं करनी चाहिए हमारे को, क्योंकि जो एनामल पार्ट होता है ना, ये घिस जाता है। और घिस जाने के कारण क्या होता है, जो अंदर का भाग निकल आता है ना, उस पे अगर हम ठंडा खाएंगे, गर्म ना है, क्या अगर ठंडा गर्म खाते हैं ना, तो हमारे को क्या करता है, चुभता वो। उसी को क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए, जो ब्रश है अगर हर रोज करना चाहते हैं, तो हल्के हाथ से करना चाहिए हमारे को। तो उम्मीद करता हूं, क्या बोलेंगे, लास्ट क्वेश्चन क्या था अपने पास है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग था हमारा इनामल। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।